नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं ईरान की सारी अपडेट्स लेकर। बहुत सारे वीडियोस कल के आए हैं। कल जिस तरह की जबरदस्त रैली निकली है ईरान में, इजराइल और अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। ढेरों वीडियो हैं, दावे किए जा रहे हैं फर्जी हैं, एआई से बनाए गए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो है। हमारे मित्र जमीर अब्बास जाफरी जो कुम में रहते हैं, उन्होंने भीड़ के बीच जाकर एक वीडियो खास तौर पर हमारे लिए टीसीएच के लिए बनाया। जमीर साहब के हम आभारी हैं और सीधे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, फिर ईरान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको हम दिखाएंगे। अशोक कुमार पांडे जी के तमाम व्यूअर्स को आदाब, नमस्ते और सलाम अलैकुम। आज 12 जनवरी है। कुम के अंदर एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है। पूरे ईरान में एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है जिसके अंदर पैगाम यह है कि अमेरिका और इसराइल चाहता था कि ईरान को टुकड़ों में बांटे, ईरान की पब्लिक को डिवाइड करे, लेकिन ईरान की पब्लिक एक साथ एक सदा में आके कह रही है कि हम यूनाइटेड हैं। अमेरिका और इसराइल के तमाम प्रोपेगेंडा फेल हो गए। आज लाखों की तादाद में 100 से ज्यादा शहरों में लोग यूनाइट हुए हैं, नारा दे रहे हैं, रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह खामिनाई जिंदाबाद, लब्बैक या खामिनाई। ये पैगाम है उनके लिए जो राइट्स करके ईरान को टुकड़ों में तोड़ना चाहते थे। उनके लिए पैगाम है कि ईरान बहुत इससे बुलंद है कि तुम छोटे छोटे फितनों से ईरान को डिवाइड कर सकते हो। नहीं, आप देखें यहाँ पर लाखों की तादाद में, जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। आप देख सकते हैं। और एक प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ हमेशा किया जाता है कि ईरान में औरतों को दबाया जाता है, औरतों को कोई राइट्स नहीं है। जब आप देखें यहाँ पर हजारों की तादाद में औरतें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। अमेरिकन प्रोपेगेंडा जो है कि ईरान की लोग जो हैं गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, ये प्रोपेगेंडा बर्स्ट हो गया। लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, एक पैगाम दे रहे हैं, लब्बैक या खामिनाई, लब्बैक या खामिनाई। और दुश्मनों को भी एक पैगाम दे रहे हैं, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल, यानी अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद, और हम सब यूनाइटेड हैं, कभी डिवाइड नहीं हो सकते। तो आपने अपनी आंखों से देखा, जमीर साहब, जमीर अब्बास जाफरी साहब कुम की गलियों में थे, कुम की सड़कों पर थे। उनके हाथ में कैमरा था, उनके हाथ में माइक था, अगल बगल लोग जा रहे थे। आपने देखा एक बूढ़ी महिला किस तरह से आकर खड़ी हो गई, लोगों के हाथ में ईरान के झंडे थे। और इस तरह की रैलियां कल पूरे ईरान में दिखाई गई, जिसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि अमेरिकी इजरायली गोदी मीडिया का पूरी तरह से होश उड़ा हुआ है। जमीर साहब के साथ साथ सैयद आकिफ साहब, जिनसे हमारे दर्शक परिचित हैं, जो कई बार हमारे चैनल पर आ भी चुके हैं, उन्होंने भी एक रिपोर्ट भेजी है, एक वीडियो भेजा है। वो भी हम इसी वीडियो में दिखाएंगे, उसका भी इंतजार कीजिए। हर वीडियो को एआई का बताया जा रहा है। ये वो लोग बता रहे हैं जो 2022 में खामनेई की एक तस्वीर जला रही लड़की की तस्वीर, जो यहूदी लड़की है जो कनाडा में रहती है, उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में अभी की तस्वीर बताकर वायरल कर रहे थे, जिसका कल हमने फैक्ट चेक किया था। जो सबसे शानदार वीडियो आया वो एक एरियल व्यू का है, जो हेलीकॉप्टर से शूट किया गया, और तेहरान की सड़कों पर कितने लोग थे उस एरियल व्यू में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों लोगों की भीड़, बताया जा रहा है कि कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ लोग सड़कों पर थे। और एरियल जो ये व्यू गया है, इससे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि ये हकीकत है। अब कहा गया कि ये तो एआई से बना दिया गया है, तो जिस पत्रकार ने ये वीडियो शूट किया था, उस पत्रकार ने बाकायदा अपना कंप्यूटर खोला, सारी रॉ फुटेज उसमें डाली और लोगों को दिखा दिया कि देखो, इनको अपने मुंह पे कालिख मलो और देखो कि ईरान की जनता अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं खड़ी है। ईरान की जनता फिलहाल अपनी सत्ता के साथ खड़ी है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन आज ईरान की जनता सड़कों पर खड़ी है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे थे। महिलाओं की आजादी को लेकर बहुत सारी बात की जा रही थी। महिलाओं की आजादी या किसी की भी आजादी मेरे दिल के भी उतने ही करीब है जितनी किसी के दिल के करीब हो सकती है। यह सच है कि इस निजाम में हिजाब को अनिवार्य किया गया और हिजाब का एक मूवमेंट भी चला, एंटी हिजाब मूवमेंट चला। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि शाह रजा पहलवी के बाप जब सत्ता में थे तो उन्होंने हिजाब के ऊपर कानून बना दिया था कि कोई हिजाब पहन ही नहीं सकता।
जो ट्रेडिशनल ईरानी ड्रेस है वो कोई पहन ही नहीं सकता, सबको टाई सूट पहनना है, सबको पैंट शर्ट पहनना है और सबको बेहिजाब घूमना है, ये रूल बना दिया। तो मैं पूछना यह चाहता हूं कि हिजाब पहनाना अगर आपको गलत लगता है तो हिजाब नोचना कैसे गलत लगता है? वैसे कल जो वीडियोस आए हैं उनमें कुछ तस्वीरें और वीडियोस देखने लायक हैं, उनको जरा गौर से देखिए। अगर मोबाइल इधर उधर रख दिया हो तो सामने लाकर देखिए। इसमें खातून दिखाई दे रही हैं जिनके सिर पर हिजाब नहीं है, बेहिजाब है, बाल खुला हुआ है, लेकिन जरा उनके हाथ में देखिए, उनके हाथ में खामनेई की तस्वीर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान में खामनेई की मुखालिफत करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि खामनेई की हर नीति से हर आदमी सहमत है, ऐसा नहीं है कि खामनेई को हर आदमी अगर रहबर मानता है तो सारी नीतियों को भी मानता है, और जब आदमी कह रहा हूं तो औरत भी जोड़ लीजिए। लेकिन ईरान की जनता अच्छी तरह से जानती है कि अगर इस मकाम पर अमेरिका और इजराइल ईरान पर कब्जा करने में कामयाब होते हैं तो वो क्या करेंगे। इजराइल की टीवी पर एक शो आ रहा था, चैनल 14 पर एक शो आ रहा था, और उस शो में जो बैठा हुआ था वो कह रहा था कि आपको याद है ना, सीरिया से जो ही असद भागा, जो ही वो रशिया के लिए निकला, हमने सीरिया के हर इलाके पर बमबारी की और यही काम हम ईरान के अंदर करेंगे। अब आप बताइए कौन सा ईरानी चाहेगा कि उसके हर शहर पर, उसके हर खजाने पर, उसके हर हथियार पर इजराइल और अमेरिका का कब्जा हो जाए? कौन सा ईरानी यह चाहेगा कि ईरान इजराइल और अमेरिका के चरने की जगह बन जाए, चारागाह बन जाए? इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि जो खातून हिजाब के खिलाफ भी हैं, जो हिजाब नहीं पहनती हैं, वो भी सड़कों पर हैं और उनके हाथों में खामनेई की तस्वीर है, क्योंकि उनके लिए जो लड़ाई है वो ईरान के भीतर की लड़ाई है, बाहर के दुश्मन के खिलाफ सारे के सारे एक हैं। और इसीलिए आज सारा ईरान एक होकर सड़कों पर आया है, और जो मुखालिफत थी, जो मुखालिफत में आंदोलन चल रहा था, लगातार एहतजाज चल रहा था, जिसमें आग लगाया जा रहा था, जिसमें मसाजिद के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा था, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को मारा जा रहा था, जिसमें 3 साल की बच्ची को मार दिया गया, जिसमें नर्स को जला दिया गया, उस तरह का जो आंदोलन है वो लगभग खत्म हो गया। सैयद आकिफ साहब भी हमारे साथ ईरान से जुड़े हैं, थोड़ी देर बाद हम उनका वीडियो भी पूरा दिखाएंगे। जो अभी ईरान में सूरत हाल है उस पर उन्होंने बहुत डिटेल में बात की है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि अमेरिका के दिमाग में यह आ गया है कि अब ईरान पे हमला करना बेकार की बात है। हालांकि पागलों का देश है, जहां एक सबसे बड़ा पागल सत्ता में बैठा हुआ है, इजराइल का गुलाम है, वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है मैं आपसे ये बात कर रहा हूं और उधर हमले की तैयारी हो, लेकिन यह हमला उनके लिए कितना खतरनाक होगा 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की आर्मी ने बहुत साफ कहा है कि अगर ईरान से लड़ाई लड़नी है तो हमको और ज्यादा तैयारी की जरूरत होगी, अभी ईरान पर हमला करना हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि कुछ इजराइल परस्त जो सेनेटर हैं, जैसे लिंडसे ग्राहम हो गया, जॉन कॉर्निन हो गया, जो दिन रात इजराइल की ही गाते रहते हैं, खाते अमेरिका की हैं, गाते इजराइल की हैं, ये तो लगातार कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर बम गिरा दो। लेकिन जो होशियार सीनेटर्स हैं, जिनका दिमाग है अभी, जो इजराइल के हाथ से बिके नहीं हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी हमला ईरान के लिए खतरनाक होगा। आज खबर आई कि ट्रंप ने 25% का एक टैरिफ ऐलान किया कि जो मुल्क ईरान से कोई सामान खरीदेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ लग जाएगा। जाहिर है इसका असर चाइना के ऊपर भी पड़ना है, इंडिया के ऊपर भी पड़ना है, पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ना है, और कई ऐसे मुल्कों के ऊपर पड़ना है जिन्होंने ईरान से लगातार सामान खरीदना जारी रखा है। लेकिन अब ट्रंप की ऐसी फालतू की घोषणाओं का बहुत असर हो नहीं रहा। एक बात जरूर समझिए, ये सारे लोग चिल्ला रहे हैं ईरान की हालत खराब है, ईरान में इकॉनमी बहुत चौपट है। क्यों है? अगर ईरान में इकॉनमी की कंडीशन खराब है तो अमेरिका और यूरोप के इसी तरह के सैंक्शंस की वजह से है। आज अगर आप सैंक्शन हटा लीजिए तो मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूं कि ईरान से ज्यादा अमीर मुल्क खाड़ी में कोई और नहीं होगा। इन सारे सैंक्शंस की वजह से ईरान ना अपना सामान बेच पाता है, ना बाहर से खरीद पाता है, और इसी वजह से उसके पास डॉलर का भंडार नहीं होता है और उसकी मुद्रा की, उसकी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है। तो अगर ईरान में यह आर्थिक समस्या है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। और आपको लगता है कि रजा पहलवी जो है वो अमेरिका और इजराइल का तुरूप का इक्का बन जाएगा? कल भी उसने एक वीडियो जारी किया।
एक लंबा ट्वीट लिखा ट्रंप की चमचागिरी करते हुए, ट्रंप को बिल्कुल तेल लगाते हुए, जिस भाषा में कहा जाता है हाथ पांव में मालिश करते हुए उसने एक ट्वीट लिखा और जिसमें लिखा कि बस ईरान के ऊपर बम गिरा दीजिए, यही मौका है, गिराइए। लाखों लोग सड़कों पर तैयार हैं, गिराइए जरा ईरान पर बम, देखिए क्या होता है। और रजा पहलवी की कितनी इज्जत है ईरान में, यह तो कल जो वीडियोज आ रहे थे उससे ही समझ में आ रहा था। जो वीडियोज आ रहे हैं आप अगर उनको देखेंगे, हैं तो वो पर्शियन में, लेकिन अंग्रेजी में उनका सबटाइटल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को स्क्रीन पर, जिसमें वहां के लोग रजा पहलवी को कभी कुत्ता कह रहे हैं, कभी सुअर कह रहे हैं, कभी जाने क्या क्या कह रहे हैं। रजा पहलवी को सपोर्ट करने वाला ईरान में 5% भी आपको नहीं मिलेगा, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं और जितना मैं ईरान को समझता हूं वहां से कह सकता हूं। इसलिए रजा पहलवी तुरुप का इक्का नहीं है, यह बात तो ट्रंप भी मान चुका है। कुछ दिन पहले उसने कहा था कि ईरान में अगर तख्ता पलट होता भी है तो हम रजा पहलवी को नहीं बिठाएंगे। तो ईरान के अंदर फिलहाल ऐसा लगता है ये 25% का जो टैरिफ है ये थक हार के लगाया गया है इस बात से कि सत्ता के बदलने, तख्ता पलट होने की सारी उम्मीदें लगभग खाक में मिल गई हैं। फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। यहां तक कि इजराइल के अखबार और अमेरिका के अखबार भी अब उस जोर शोर से तख्ता पलट की बात नहीं कर रहे हैं जिस जोर शोर से पहले कर रहे थे। रजा पहलवी जरूर छटपटा रहे हैं, उनका ख्वाब है ईरान के ऊपर शासन करना, ईरान का शासक बनना। उनसे कहा गया कि आप जो बवाल करवा रहे हैं, आप जो अपील कर रहे हैं, उसके चलते लोग मर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ये एक जंग है और जंग में तो लोग मरते हैं। तो भैया जंग में जो सेनापति होता है, जो आमिर होता है, वो तो सबसे आगे आकर लड़ता है। अगर तुम ईरान में जंग लड़ रहे हो तो पहुंच जाओ ईरान और ईरान की सड़कों पर लाखों लोगों को लेकर उतर जाओ, सत्ता के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ। आजमा लो, खामनेई मजबूत हैं कि तुम मजबूत हो, तुम्हारे पीछे तो अमेरिका और इजराइल भी खड़ा है। अपनी जान बचाकर तुम वहां बैठे हुए हो और यहां लोगों को उकसा रहे हो, पैसे दे रहे हो, भिजवा रहे हो। पैसे तुम्हारे पास तो है नहीं, तुम तो खुद अमेरिका की भीख पर पलते हो ताकि लोग मरें और उनके मरने को सेलिब्रेट कर रहे हो वहां पर कि वो तो जंग में मारे जा रहे हैं। ऐसे कायर और डरपोक पर ईरान की बहादुर जनता भरोसा करेगी? ये भरोसा तो किसी बेवकूफ को ही हो सकता है, कोई भी होशियार आदमी इस पर भरोसा नहीं कर सकता है। खबरें किस तरह से फैलाई जा रही हैं, किस तरह से अफवाहें फैल रही हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल तो मैं पहले आपको दे चुका हूं। आपको अगर 3 दिन पहले का मेरा वीडियो याद होगा तो मैंने कहा था कि यह कहा जा रहा है कि लेबनीज मीडिया यह कह रही है कि अरगाची जो लेबनान में आए हुए हैं, बेरूत में आए हुए हैं, अपने परिवार और बच्चों के साथ आए हुए हैं और ईरान से भागने के लिए आए हुए हैं ताकि वो बेरूत में रहें। पहले ही मैंने कहा था कि अगर उनको भागना ही होगा तो बेरूत उसके लिए सबसे बुरी जगह होगी और यह पूरी तरह से अफवाह नजर आ रही थी क्योंकि लेबनान के किसी अखबार में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब यह तस्वीर और वीडियो देखिए आप। अरगाची साहब कल तेहरान के अंदर एक रैली में खुलेआम शामिल थे, रैली में खुलेआम शामिल थे, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी और चीज के रैली में आपको अरगाची दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बेरूत भाग गए हैं। वैसे तो रैली में पेजेश्कियान साहब भी वैसे ही पैदल चलते हुए नजर आए जनता के बीच में। क्या अमेरिका या इजराइल के राष्ट्रपति की यह औकात और हिम्मत है कि इस तरह से सड़क पर बिना किसी सुरक्षा के उतर जाएं? नहीं है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सड़क पर हैं, वो विदेश मंत्री जिनके बारे में कहा जा रहा था बेरूत भाग गए हैं। आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया में किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। यह झूठ इसलिए फैलाया गया था कि अगर अरगाची जैसा बड़ा लीडर ईरान छोड़कर भाग रहा है, इसका मतलब ईरान में तख्ता पलट हो रही है। अरगाची गए थे बेरूत में बात करने के लिए और कह दिया गया भाग रहे हैं। खैर, कल अरगाची ने अपने दफ्तर में बुलाया यूके, इटली, फ्रांस और इन तमाम सारे देशों के राजदूतों को और इनको दिखाया कि जिन राइटर्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं, जिन सड़क पर उतरे लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान की जनता कह रहे हैं देखिए उनके हाथों में कैसे हथियार है, कैसे वो लोगों को मार रहे हैं, वो बेसिकली आतंकवादी हैं जिसका समर्थन यूके, इटली, फ्रांस और इस तरह के मुल्क
कर रहे हैं ईरान में तख्ता पलट के लिए। साफ साफ अपने दफ्तर में बिठाकर वीडियो फुटेज दिखाया। लेकिन आप जानते हैं कि ये तो हमेशा ही आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। जो लोग मिलकर जोलानी जैसे आदमी को, जो आईएसआईएस में था, सीरिया की गद्दी पर बिठा सकते हैं, उनके लिए आतंकवाद कोई समस्या नहीं है। आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल सिर्फ वो अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए करते हैं। बाकी ना उनको आतंकवाद से कोई दिक्कत है और ना ही उनको एप्स्टीन जैसे लोगों से कोई दिक्कत है, जिनका पूरा जीवन धंधे में गुजरा है। किस धंधे में गुजरा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आगे कहूंगा मैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ले चल रहा हूं सैयद आकिफ के पास। सैयद आकिफ हमारे चैनल पर कई बार आ चुके हैं, ईरान में रहते हैं, कुम में रहते हैं, स्कॉलर हैं बड़े, और हमारे कहने पर उन्होंने ईरान से एक वीडियो किसी तरह से शूट करके भेजा। ईरान में इंटरनेट नहीं है, किसी जगह पर किसी एजेंसी के पास इंटरनेट है। ऐसी ही किसी एजेंसी की मदद से उन्होंने हमें यह वीडियो भेजा है। मैं चाहूंगा कि आप बहुत खामोशी के साथ, बहुत शांति से सैयद आकिफ साहब की पूरी बात सुने और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी नाजरीन और दर्शकों की खिदमत में आदाब अर्ज़ हैं। आज 12 जनवरी का दिन गुज़र चुका है और मैं यहाँ ईरान से आपसे बात कर रहा हूँ। ईरान वही देश जिसके ताल्लुक़ से पिछले 2 हफ़्तों में आपने ख़बरों में, सुर्खियों में बहुत कुछ देखा, सुना और पढ़ा होगा। यहाँ हिंसा को लेकर, यहाँ जनता की नाराज़गी को लेकर, यहाँ तख्ता पलटने और खाना जंगी की ख़बरों को लेकर बहुत कुछ आपने सुना होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि आइंदा चंद मिनटों में बहुत ही मुख्तसर मैं यहाँ पिछले 2 हफ्ते में जो हुआ है उसका एक ख़ुलासा और उसकी एक समरी आपकी खिदमत में पेश करूं और फिर उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स और नुकात भी अर्ज़ करूं। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ महंगाई को लेकर और यहाँ की करेंसी की डिवेल्यूएशन को लेकर नाराज़गी, मुश्किलात और प्रोटेस्ट का एक सिलसिला कई शहरों से ख़बरें मिली। लेकिन चंद ही दिन बाद, 1-2 दिन के अंदर ही इसके साथ हिंसा की भी ख़बरें आने लगी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रदर्शनकारी थे, मुजाहिरीन थे, उनके दरमियान कुछ ऐसे लोग जो अपना मुंह छुपाए रहते थे, उसमें अचानक आते थे, फिर आग लगाते थे, पत्थर फेंकते थे और कहीं कहीं तो उन्होंने गोलियां भी चलाई और ये हिंसा की ख़बरें कुछ शहरों से आने लगी। ये सिलसिला चलता गया तकरीबन 7 जनवरी तक, 8 जनवरी तक काफ़ी हद तक कम भी हो गया था। लेकिन फिर 8 जनवरी की शाम को एक बड़ा वाक़या यहाँ पर पेश आया, बल्कि हालात बड़े पैमाने पर यहाँ पर बदले। और वो ये हुआ कि 8 जनवरी का दिन जब गुज़रा, उस रात को बड़े पैमाने पर कई शहरों से हिंसा की खबर आई, जिसमें कई लोगों की जान गई, कई सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई और कुछ आम आदमियों की जान गई जो ऐसे ही राह गुज़र थे, सड़क पर चल रहे थे, दुकान से कुछ ख़रीद रहे थे वग़ैरह। इनके शहीद होने की, इनके मरने की खबरें आईं। कई मस्जिदों में उस रात आग लगाई गई, दरगाहों में आग लगाई गई, स्कूलों में आग लगाई गई वग़ैरह वग़ैरह। इसकी ख़बर जब फ्राइडे को फैली यहाँ पर मुल्क में, इसकी ख़बर, इसके बारे में जो न्यूज़ है वो बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर यहाँ के मीडिया ने उसको कवर किया और यहाँ की जनता इन सब वाक़यात के बारे में उसको इत्तला मिली और बाज़ तो ख़ुद लोगों ने देखा भी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो मीडिया के ज़रिए यहाँ के लोगों ने ये देखा। नतीजे में फ्राइडे से यानी 9 जनवरी से यहाँ की जनता में इस सिलसिले को लेकर, इस हिंसा को लेकर एक अजीब किस्म का गुस्सा और एक अजीब किस्म की नाराज़गी पैदा होना शुरू हुई और जिसके नतीजे में यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हीं ने अपना रवैया भी बदला और उसके बाद, उस रवैये के बदलने के बाद हमने देखा कि 10 जनवरी से ये हिंसा का सिलसिला कंट्रोल में आना शुरू हो गया। 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी, ये 3 दिन अब ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें तकरीबन हिंसा के तकरीबन कोई भी ऐसे वारदात और वाक़यात की ख़बरें नहीं मिली हैं। इस दरमियान इंटरनेट का जो राब्ता था, जो टेलीकम्युनिकेशंस का राब्ता है दूसरे देशों से, उसको कट कर दिया गया और अभी भी काफ़ी हद तक ये कट है। लेकिन देश के अंदर जो है वो इंटरनेट अभी भी बहाल है, अभी भी जारी है और लोग अपनी मुख्तलिफ़ कार्रवाई उसके ज़रिए देश के अंदर अंजाम देते आए हैं इन दिनों में और अभी भी दे रहे हैं। आज 12 जनवरी का दिन वो दिन था कि जिस दिन एक ही वक्त में, एक ही दिन में देश भर में, हर शहर, हर बस्ती में
यहाँ पर जुलूस निकला, यहाँ पर प्रदर्शन हुआ हिंसा के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और हम इस दहशतगर्दी और हिंसा के पीछे जो वाज़े तौर पर यहाँ की जनता के लिए ये एकदम 2 और 2 4 जैसी बात है, एकदम स्पष्ट कि इसके पीछे अमरीकी साम्राज्यी सहयूनी षड्यंत्र का बुनियादी किरदार है। इस सब के ख़िलाफ़ आज बहुत बड़े मुज़ाहरे हुए। मैं जिस शहर में रहता हूँ कुम में, वहाँ पर मैंने नज़दीक से इस मुज़ाहरे को देखा। बहुत बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी। और इसी तरह की ख़बरें पूरे देश के हर शहर से ख़बरें आ रही हैं। तो अब ये हिंसा का सिलसिला ख़त्म हो गया है और उसके नतीजे में जो हम रिज़ल्ट्स देख रहे हैं वो फिर मैं आगे आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ करूँगा। देखिए, इस हिंसा के पीछे कोई बहुत गहरी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है कि इस हिंसा के पीछे तेल अवीव में, वाशिंगटन में और दूसरे ऐसे शहरों में बैठ के प्लानिंग हुई और वहाँ से इशारे मिले, क्योंकि ख़ुद इन देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं ख़ुद उन्हीं ने ट्वीट करके या दूसरी तरह से ऐलान करके इस बात को उन्हीं ने ख़ुद ही बता दिया है। तो ये कोई अब अंदाज़ा और अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हिंसा का जो ये दौर रहा ईरान के अंदर जो अब ख़त्म हो गया है, इसके पीछे कौन था, ये तकरीबन स्पष्ट है। और ये जो हुआ, इनकी कोशिशें जो इस हद तक उन्हीं ने यहाँ पर दहशतगर्दी और यहाँ पर उन्हीं ने जो है वो आतंकवाद को इस तरह से इस मुद्दत में फैलाने में कामयाब रहे, ये वास्तव में एक और नई कड़ी है एक मुकाबले की जो आज से तकरीबन 46 साल पहले 1979 से शुरू हुआ, जब से ईरान में इस्लामी क्रांति कामयाब हुई और यहाँ पर एक इस्लामी क्रांतिकारी निज़ाम यहाँ पर कायम हो सका। उसमें मुख्तलिफ़ जो है इस मुकाबले में अलग अलग एपिसोड्स रहे हैं और जंगें रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चरल मुकाबले, इकनॉमिक मुकाबले, आप लोग उससे वाकिफ़ हैं और आगाह हैं। ये उसके एक लेटेस्ट उसका एपिसोड था कि जो यहाँ पर पेश आए कि जहाँ पर दुश्मन ने फिर आक्रमण किया। कोशिश उसकी ये थी कि कम से कम उसका टारगेट ये था कि यहाँ देश के अंदर नाअमनी फैले, लोग परेशान हों। ज़ाहिर सी बात है, जब ये नाअमनी फैलेगी, परेशानी फैलेगी, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स पर, लोगों के कामकाज पर, उस पर भी बुरा असर पड़ेगा, बाज़ार पर बुरा असर पड़ेगा, जो कि पड़ा है। ज़ाहिर सी बात है, ये हुआ है, ये उसका मिनिमम गोल था। तो आपने सुना सैयद आकिफ साहब को। चलते चलते आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं। ये है एलिजा जे मैग्नियर का। एलिजा जे मैग्नियर बहुत बड़े वार एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छा समझते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान में तख्ता पलट की सारी कोशिशें अब नाकामयाब हो चुकी हैं। मुझे लगता है इसी मोड़ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आगे जो होगा कल कहूंगा, लगातार कहता रहूंगा। और एक बात बहुत साफ है कि अमेरिका और इजराइल की साजिशें न केवल ईरान में बल्कि यमन में, सूडान में और भी कई सारी जगहों पर नाकामयाब हो रही हैं। मिडिल ईस्ट बदल रहा है। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिडिल ईस्ट की हर अपडेट के लिए लगातार हम कोशिश करते हैं, वहाँ जो हमारे सोर्सेस हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं, उनके भरोसे आपको अपडेट करते रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक अपील की, अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की ये मेंबरशिप हमारे लिए बड़ी ताकत बनती है। लिंक हमने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में और साथ में पिन कमेंट में। यहाँ आप एक कोड देख रहे होंगे स्क्रीन पर, QR कोड देख रहे होंगे, उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, हमारी ताकत बनिए, ताकि हम पूरी ताकत और हिम्मत के साथ वो सच कह सकें जिसको हिंदुस्तानी और विदेशी गोदी मीडिया लगातार दबाने की कोशिश करता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।